हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रगति कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं आलोक यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3 वीडियो दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। चलिए देखते हैं। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है। तो जैसा आप ये फिगर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो सी हो गया आपका, ये वक्रता केंद्र हो गया, और सी के जो बायां साइड अगर जितना है पार्ट, ये सब के सब अनंत होता है। ठीक है, तो अनंत और सी के बीच में रखा गया है, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा गया है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वही निर्धारित करना है। तो आप लोग को मालूम होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा करके और दर्पण से टकराता है और मुख्य फोकस से गुजर जाता है। तो देखिए, पहला जो किरण आरेख गया है वो दर्पण से टकरा कर और मुख्य फोकस पर निकल गया है। ठीक है, और दूसरा जो किरण जाएगा वो मुख्य फोकस से होते हुए और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो किरण जो लौट करके आया और ये वाला जो किरण लौट करके आया, यहाँ पर ही टकरा रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर टकरा रहा है, तो यहीं पर आपको प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए, वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी वास्तु है। ठीक है, ए बी हम लोग को वस्तु हो गया, जिसमें ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। यहाँ पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना दिए हैं, और वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र 1.36 के किरण आरेख को पूरा कर प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। तो इसको प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करना है। वस्तु को रख दिया गया है। देखिए, पहला फिगर में आपको वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है, और दूसरा जो आपको है उसमें आपको मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र, यानी कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही रखा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग को मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा वो हम लोग को दिखा। तो पहला में हम लोग के था कि वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है। ये आपका ध्रुव हो गया। वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा गया है, यानी कि ए बी आपका वस्तु हो गया। तो यहाँ से एक किरण आरेख जा करके अवतल दर्पण के सामने टकरेगा, तो मुख्य फोकस से होते हुए ये गुजर जाएगा, मतलब निकल जाएगा। अब दूसरा जो किरण आरेख आएगा, तो ये फोकस से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। फोकस से होते हुए मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगा। तो अब जा करके कहाँ मिलता है दोनों किरण, वही देखना है। तो देखिए, ये जा करके यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर दे दीजिए ए डैश और बी डैश। तो आप देख पा रहे होंगे कि वास्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक भी है और उल्टा भी है। तो चलिए लिख दीजिए, ए बी वस्तु सी तथा एफ के बीच रखी हुई है। ठीक है, ये जो आपको ए बी जो वस्तु हुआ सी तथा एफ के बीच में रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी तथा अनंत पर बन रहा है। जो इसका जो प्रतिबिंब बना ना ए डैश और बी डैश, तो सी तथा, यहाँ पर सी आपको है, सी तथा इधर आ गया तो अनंत आ गया। तो सी तथा अनंत के बीच में जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, सी तथा अनंत के बीच बन रहा है। तो सी यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हम लोग का ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा होगा, यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से देखिए बड़ा बन रहा है। ठीक है, चलिए बी वाला देखिए। बी में यही कह रहा था कि जो आपका वस्तु जो है ये आपको वस्तु सी पर रखा हुआ था, तो वक्रता केंद्र पर आपको वस्तु को रख दिया गया है। अब यहाँ से एक किरण को गुजारेंगे तो अवतल दर्पण से टकरा करके और मुख्य फोकस से होते हुए वो निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो होगा ये मुख्य फोकस से होते हुए और मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण निकलेगा, और निकल करके अब देखिएगा कि यहाँ पर वक्रता केंद्र के सामने आकर के टकरा, यानी कि प्रतिबिंब यही न बनेगा। प्रतिबिंब आपका यहीं पर बन गया। तो ये जब प्रतिबिंब यहाँ बना तो आपको वस्तु के बराबर बन रहा है,
वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो यही लिख दीजिए। ए बी वस्तु सी पर रखी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं कि सी पर ही रखी हुई है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सी पर ही बन रहा है। जो इसका प्रतिबिंब बना ना ए डैश बी डैश, वो भी सी पर बन रहा है। यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण में आभासी एवं आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा होता है, प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। इस प्रकार प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहारिक उपयोग भी बताना है। यानी कि हम लोग के अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बना करके हम लोग को दिखाना है, और एक इसका व्यवहारिक भी बताना है कि कहाँ पर इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वस्तु ए बी ध्रुव तथा फोकस के बीच है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तब जा कर के आभासी और आवर्धित बनता है। अगर यहाँ पर नहीं रखेंगे तो आभासी और आवर्धित नहीं बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हम लोग को वस्तु रख देते हैं। तो देखिए ए बी आपको वस्तु सबसे पहले रख दिए, ठीक है, और ए से ये जो किरण जा कर के अवतल दर्पण से टकरा करके और फोकस से होते हुए ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरफ जो है आपको मुख्य अक्ष से बाहर की ओर जाते हुए प्रतीत देगा, मतलब ऊपर भागते हुए प्रतीत आपको होगा। तो ये देखिए ये मुख्य फोकस पर जाकर के गुजर गया, लेकिन जो इसका किरण जो है ये मुख्य अक्ष से दूर भागते हुए प्रतीत हो रहा है। और दूसरा जो किरण आएगा ये वक्रता केंद्र से आएगा और उसी पथ पर लौट जाएगा, लेकिन बाहर जाते हुए प्रतीत होगा और जा करके यहाँ पर मिलेगा। ये दोनों जा कर के यहाँ पर मिलेगा, लेकिन इस तरफ हम लोग सोचेंगे कि कभी मिल जाए, तो कभी ज़िंदगी में ये इस तरफ नहीं मिलेगा। यानी कि जो दोनों किरण है दर्पण के आगे कभी नहीं मिलेगा। ये इस तरफ भाग रहा है, ये इस तरफ भाग रहा है, तो ये हम लोग को कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। तो दर्पण के पीछे चलते हैं तो जा कर के कुछ दूरी पर यहाँ पर जा कर के इन लोग मिल जाएगा। तो यहीं पर ही आप लोग का प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए इसको लिख दीजिए, वस्तु ए बी ध्रुव तथा फोकस के बीच है। आपको जो ए बी जो रखे हैं ना, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हैं, और जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से आवर्धित यानी कि बड़ा है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इसका हाइट है वस्तु के हाइट से ज़्यादा है, और सीधा भी है और आभासी भी है। आभासी यानी कि दर्पण के पीछे है, तो आभासी न है। इसका एक उपयोग लिख दीजिए, इस प्रकार अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। हम लोग जो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ना, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका है, यदि 25 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा? इस परिस्थिति में प्रतिबिंब बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक किरण आरेख खींचें। यहाँ पर कह रहा है कि अवतल दर्पण में जिसका फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है और उसको सीधा प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग को दर्पण अवतल दर्पण है, और यहाँ पर ये फोकस दूरी यानी कि ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हम लोग को फोकस दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहाँ पर वस्तु हम लोग रखें कि हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा? तो हम लोग को मालूम है कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तबे हम लोग को सीधा प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जैसे फोकस पर रखेंगे तो उल्टा बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो भी उल्टा बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो भी उल्टा बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो भी उल्टा बनेगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो हम लोग का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए यहाँ पर, अवतल दर्पण में
सीधा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख दीजिए कि वस्तु को ध्रुव यानी कि P और मुख्य फोकस यानी कि ये वाला जो F है आपको दिया हुआ ये, तो फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखना होगा। चूँकि दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर, देख पा रहे होंगे आप। इसलिए वस्तु का परास 0 से 25 सेंटीमीटर होगा, यानी कि वस्तु कहीं ना कहीं ये 0 डिग्री से लेकर के 25 सेंटीमीटर के अंदर में होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। ज़्यादा होगा तो फिर सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनने लगेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तथा सीधा आभासी एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है ना, ये जो प्रतिबिंब हम लोग को बना, दर्पण से पीछे बना, वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना और आभासी बना। तो चौथा क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। तो ये तो बहुत आसान है, इसको देख लीजिए। ये हम लोग को उत्तल दर्पण है, तो आप लोग को मालूम होगा कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बामा साइड रखा जाता है, तो हम लोग बायां साइड रख दिए। तो कहाँ रखेंगे, तो ध्रुव और अनंत के बीच में रख देंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के दाहिना साइड होता है और बामा साइड सिर्फ वस्तु होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वस्तु को हम लोग अनंत और ध्रुव के बीच में रख दिए। ए बी कोई वस्तु है, इसको यहाँ से किरण आरेख गया तो ये टक्कर करके बाहर भाग गया। ये देखिए बाहर भाग रहा है, लेकिन मुख्य फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होगा। ये जा कर के इस मुख्य फोकस से गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है। ये यहाँ दूसरा कंडीशन है कि दूसरा किरण आरेख ये आप लोग को वक्रता केंद्र के सामने जाते हुए प्रतीत होगा, लेकिन उसी पथ पर लौट आएगा, उसी पथ पर लौट आया। और देख सकते हैं आप कि जा कर के ये यहाँ पर ही टकर रहा है, इस तरह से टकर रहा है। तो अब ये टकर रहा तो यही ना आप लोग का प्रतिबिंब बन गया। तो प्रतिबिंब को A' और B' लिख दीजिए। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, वस्तु AB उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब A' B' काल्पनिक, सीधा और दर्पण के पीछे एवं वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए और अपने उत्तर का कारण दें। सबसे पहला है कार के हेडलाइट। तो देखिए इसको, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक के रूप में होता है। किसके रूप में, परावर्तक के रूप में, जिससे परावर्तन के बाद समांतर प्रकाश पुंज निकलते हैं। ठीक। अब बी में देखिए, वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने का आईना। इसका उत्तर में लिखिएगा, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही साथ उसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत विस्तृत होता है। उसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है बहुत ही विस्तृत यानी कि क्लीन आता है, जिससे पीछे एवं दूर से आ रही वाहनों का सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिससे चालक सतर्क हो जाता है और दुर्घटना से बच जाता है। अगला आप लोग का है सौर भट्टी। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आ रही समांतर किरण पुंजों को परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसारित कर देती है, जिससे ऊष्मा की अधिक राशि प्राप्त होती है। ये आप लोग का अवतल दर्पण है और यहाँ पर अनंत से ये जो किरण आ रही है यह मुख्य फोकस पर निकल जाएगा, ये भी अनंत से आ रही है मुख्य फोकस पर निकल जाएगा। उसी प्रकार जो सूर्य के किरण आता है ना अवतल दर्पण में, तो यहाँ पर मुख्य फोकस पर यहाँ पर अपसरित कर देता है प्रकाश को। इसके कारण अधिक से अधिक हम लोग को ऊर्जा यहाँ पर मिलता है। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।